यह दूसरा वीडियो है जिसमें 100 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला वीडियो यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर डाल दिया गया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। यह उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो रहेगा जिसमें 100 प्रश्न हैं और इसी तरह कुल मिलाकर लगभग हम 10,000 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिससे आपको हिस्ट्री की फुल नॉलेज और आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी तथा एग्ज़ाम की दृष्टि से आप रिवीजन के तौर पर इन प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मौर्य काल के बारे में देख लेते हैं, मौर्य काल से जुड़े 100 प्रश्नों के बारे में। पहला इसमें प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी घनानंद को मारकर। घनानंद नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं और इसका कहीं पर नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो राजधानी है वह मगध की राजधानी है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आए थे। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका है एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है मौर्य काल के समय की। उसकी जो लेखन का कार्य, उसके लेखन का कार्य मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज भारत में भ्रमण करने के लिए और भारत में घूमने के लिए आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर देह त्याग किया था? तो वह स्थान श्रवण बेलगोला है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बाद में चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनता है। बिंदुसार का दूसरा नाम अमित घात भी है। अमित घात का मतलब ये है जो मित्र नहीं है, शत्रु हैं, उनको घात पहुंचाने वाला। फिर बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, अशोक किसका पुत्र था? अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक किसका पुत्र था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक होगा। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। देवानाम प्रिय अर्थात देवों का प्रिय। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। उपगुप्त ने दी थी। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी भाषा प्राकृत थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के
कुल शिलालेख। 22वां क्वेश्चन है, अशोक के कुल शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? तो अशोक के जो कुल शिलालेख हैं वह खरोष्टी, यूनानी और आरमाइक लिपि में पाए गए हैं। 23वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अशोक का जो शिलालेख पढ़ने वाले व्यक्ति थे वह जेम्स प्रिंसेस थे। फिर जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेख कब पढ़े? तो 1837 में पढ़े। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक द्वारा ही सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह सारनाथ स्तंभ का से लिया गया है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? अशोक का पुत्र और उसकी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था। अशोक के पुत्र का क्या नाम था जिसे श्रीलंका भेजा गया था? तो उसके पुत्र का नाम महेंद्र था। अशोक की पुत्री का नाम क्या है? तो अशोक की पुत्री जिसको श्रीलंका भेजा गया वह संघमित्रा थी। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के अभिलेख पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के अभिलेख पाए जाते हैं। एक है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। इस तरह से अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं वो 3 रूपों में पाए गए हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो होता था वह स्वयं राजा होता था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह तक्षशिला था। मौर्य काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग मौर्य भू राजस्व की दर थी। मौर्य प्रशासन में सित्ताध्यक्ष कौन होता था? मौर्य प्रशासन में सित्ताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रमुख होता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो जो मौर्य काल में गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के थे? मौर्य काल में न्यायालय धर्म स्थायी जिसको दीवानी बोलते हैं और कंटक शोधन फौजदारी, ये जो है 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या बाद में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। फिर मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो मौर्य वंश के बाद जो है बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठता है, इसलिए शुंग वंश बाद में सत्ता ग्रहण करता है। फिर मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो मौर्य काल में पण चलता था, तो इसलिए उसकी प्रचलित मुद्रा पण है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रमुख कौन था? तो निर्माण विभाग का प्रमुख अमात्य हुआ करते थे। फिर मौर्य काल में सैन्य संगठन का प्रमुख कौन था? मौर्य काल में सैन्य संगठन का प्रमुख कौन था? तो सेनापति। और अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वां शिलालेख है। अशोक मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो व्यापारी के काफिला होते थे उनको सातवाह कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर प्रशासन का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? मौर्य काल में जो नगर प्रशासन का उल्लेख दिया गया है वह इंडिका पुस्तक में मिलता है और यह मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के लघु शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख है? अशोक के जो लघु शिलालेख हैं उनमें किन नाम का उल्लेख है? मास्की, गुर्जर। अशोक के लघु शिलालेख में किस नाम का उल्लेख है? मास्की, गुर्जर, नेतुर और उद्गोलम। ये जो शिलालेख हैं इनमें अशोक नाम उल्लेख है। मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख किसने किया है? मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख मेगस्थनीज ने किया। यह जो 47वां क्वेश्चन है यह कुछ इस तरह से है, इसमें कुछ मिस्टेक है। तो अशोक के लघु शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख है?
तो यहाँ पर आपको देना है कि अशोक नाम किन लघु शिलालेखों में दिया गया है। तो आपको इस तरह से फिर इसका आंसर हो जाएगा मास्की, गुर्जर, नेतुर और उद्गोलम। अगला क्वेश्चन है 48। मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख किसने किया है? मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख किसने किया है? तो मेगस्थनीज ने। और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्या थी? मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई चक्र यानी प्रांत, आहार, जिला, ग्राम यानी गांव। मौर्य काल में राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मौर्य काल में राज्य के प्रमुख आय का स्रोत भू राजस्व था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म नीति अपनाई थी। फिर मौर्य काल में रूप दर्शक कौन था? मौर्य काल में जो रूप दर्शक होते थे वह सिक्कों के निरीक्षक थे, सिक्कों के निरीक्षक। फिर समाहर्ता मौर्य काल में एक पद था समाहर्ता, तो इसका काम था राजस्व ग्रहण करना। फिर अगला है संपत्ति जो है मौर्य काल में इसका अर्थ होता है संपत्ति। और मौर्य काल में विष्टि का अर्थ होता है बेगार श्रम। विष्टि का मतलब होता है बेगार श्रम, जिसके कुछ ऐसा श्रम जिसके बदले में कोई भी मूल्य न चुकाया जाए, ऐसे कार्यों को बेगार कहा जाता है, बेगार श्रम। मौर्य काल में अग्रहार किसे कहते थे? तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा गया है। मौर्य काल के दौरान जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उनको अग्रहार कहते हैं। फिर मौर्य काल में देवमात्रक भूमि कौन सी थी? वह भूमि किसमें बिना वर्षा के भी अच्छी थी? जो 57 क्वेश्चन है उसमें लिखा है मौर्य काल में देवमात्रक भूमि कौन सी थी? तो देवमात्रक भूमि किसे कहते थे? तो वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी फसल होती थी उसे देवमात्रक भूमि कहा जाता है। अशोक के शिलालेख में किस पशु का चित्र अंकित है? तो अशोक के शिलालेख में सिंह, हाथी और बैल इन चित्रों का अंकन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी होता था मौर्य काल में, उसको बोलते हैं राजा के बाद प्रांतपति। राजा के बाद जो प्रांतपति होता है वह सबसे बड़ा अधिकारी होता था। मौर्य काल में धार्मिक कर को कहते थे, तो जो मौर्य काल में धार्मिक कर लिया जाता था उसको बलि कहा जाता है, बलि कर। फिर आता है 61 क्वेश्चन। अशोक के किस स्तंभ लेख में उसके बौद्ध धर्म अपनाने का प्रमाण मिलता है? तो जो भाब्रू स्तंभ लेख हैं, भाब्रू स्तंभ लेख, उसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने का प्रमाण मिलता है भाब्रू स्तंभ लेख में। अगला क्वेश्चन आता है 62वां। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को किस नाम से प्रचारित किया? तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को धम्म नाम से प्रचारित किया था। यानी जो बुद्ध के अशोक के जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनको धम्म नाम दिया गया था। ठीक है। अगला है 63वां प्रश्न। मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष कौन था? पोतवाध्यक्ष जो मापतोल का अधिकारी होता था, मापतोल का अधिकारी, इसे पोतवाध्यक्ष कहते हैं। फिर मौर्य काल में पण्याध्यक्ष किसे कहते हैं? पण्याध्यक्ष मौर्य काल में वाणिज्य विभाग का जो प्रमुख होता था, वाणिज्य विभाग का प्रमुख, उसे पण्याध्यक्ष कहते हैं। फिर आता है मौर्य काल में अक्ष पटलाध्यक्ष किसे कहते हैं? तो लेखा परीक्षण विभाग का जो प्रमुख है उसे अक्ष पटलाध्यक्ष कहा गया है। फिर मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति क्या थी? तो अशोक के स्तंभ, अशोक के जो स्तंभ है वह महत्वपूर्ण कलाकृति थी।
अशोक काल में मौर्य काल में लकड़ी के महल के अवशेष कहाँ से मिले? पाटलिपुत्र से मौर्य काल में लकड़ी के अवशेष मिलते हैं। मौर्य काल में लकड़ी के अवशेष पाटलिपुत्र से मिलते हैं, लकड़ी के महल से बने हुए अवशेष। फिर क्वेश्चन नंबर 68, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसका आयोजन किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तीस। मौर्य काल में सड़कों का निर्माण और रखरखाव कौन करता था? तो जो एग्रोनोमोई होता है वह मौर्य काल में सड़कों और निर्माण कार्य का रखरखाव करता था। इसे मेगस्थनीज के अनुसार, मतलब जो इंडिका पुस्तक लिखी है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो एग्रोनोमोई हैं वह सड़क निर्माण का रखरखाव करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो जो भद्रबाहु उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में पुरोहित का क्या कार्य होता है? अशोक के अभिलेखों में पुरोहित का क्या कार्य होता है? तो धार्मिक मामलों का प्रमुख। जो अशोक है उसमें अभिलेखों के तहत पुरोहित का क्या कार्य होता है? तो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था पुरोहित। फिर मौर्य काल में दुर्गपाल कौन होता था? दुर्गों का रक्षक, जो किले होते हैं उनका रक्षक, दुर्गों का रक्षक का जो है दुर्गपाल कहलाता था। फिर मौर्य काल में अंतपाल कौन होता था? तो मौर्य काल में जो सीमांत प्रदेशों का रक्षक हैं वह अंतपाल कहलाता है। और मौर्य काल में व्यवहारिक कौन है? तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसे व्यवहारिक कहा जाता था। फिर मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष, नापतोल का निरीक्षण करने वाला पोतवाध्यक्ष कहलाता था। फिर मौर्य काल में अध्यक्ष किसे कहते थे? तो विभिन्न विभागों के प्रमुखों को मौर्य काल में अध्यक्ष कहते थे। मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? तो इसका पतन जो है मौर्य काल के बाद कमजोर उत्तराधिकारी और ब्राह्मणों का असंतोष मौर्य काल के पतन का कारण बना। फिर आता है मौर्य काल में धम्म महामात्र कौन थे? धम्म के प्रचारक और नैतिक अधिकारी धम्म महामात्र थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो वह जो शिलालेख है वह पहला है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। 81 क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पहला शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक काल में न्याय का आधार क्या था? तो धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन न्याय का प्रमुख आधार था। अशोक ने धर्म यात्राएं क्यों शुरू की? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए। मौर्य काल में प्रतिष्ठा कौन होता था? मौर्य काल में प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहते थे। मौर्य काल में प्रजापति किसे कहते थे? तो राज्य के अधिकारी को मौर्य काल में प्रजापति कहते थे। फिर जो सन्निधाता होता था मौर्य काल में, सन्निधाता वह कोषाध्यक्ष होता था। मौर्य काल में अकराध्यक्ष, खानों का जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उसे अकराध्यक्ष कहते थे। मौर्य काल के पतन का क्या अर्थ था? तो मौर्य काल में पतन का क्या अर्थ था? पतन मतलब शहर। मौर्य काल में पतन शब्द का अर्थ है शहर। मौर्य काल में साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था? तो मौर्य काल में साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया गया था। मौर्य काल में प्रांतों के शासक को क्या कहते थे? कुमार या आर्यपुत्र। प्रांतों के शासक को कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे। अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्रों का उल्लेख है? तो 12वां जो शिलालेख है उसमें स्त्री महामात्रों का उल्लेख किया गया। अशोक मौर्य काल में उदक भाग क्या था? उदक भाग जो सिंचाई कर था वह उदक भाग कहलाता था। फिर सेतुबंध क्या था?
तो भाद और पुल, भाद या फिर पुल सेतुबंध था। मौर्य काल में सबसे पहले कौन सा धातु व्यापक रूप से प्रयोग हुआ था? तो लोहा। मौर्य काल में सबसे पहले कौन सा धातु व्यापक रूप से प्रयोग हुआ था? तो वह लोहा है। मौर्य काल में नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 6 समितियां, प्रत्येक में 5 सदस्य, इस तरह से बांटा गया था। मौर्य काल में अमात्य कौन होते थे? उच्च अधिकारी और मंत्री अमात्य होते थे। मौर्य काल में सैन्य का प्रमुख कौन था? सेनापति। मौर्य काल में सैन्य का प्रमुख सेनापति था। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि करना। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। मौर्य काल में अंगुल क्या था? माप की इकाई। मौर्य काल में अंगुल जो है माप की इकाई हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य का उदय किस मगध शासक वंश के पतन के बाद हुआ? तो मौर्य जो है मौर्य का उदय, मौर्य साम्राज्य का उदय नंद वंश जो घनानंद था अंतिम शासक, उसके पतन के बाद हुआ था। यह आपका आखिरी और अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद आपका वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम जो तीसरा वीडियो लाएंगे वह भी इसी तरह से 100 प्रश्नों का होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।